तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा खान पर बरेली में यूपी पुलिस ने एफआईआर की दर्ज, भड़काऊ भाषण देने का लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन ने यूएन में मोदी सरकार को फिर से दिया झटका। जैश आतंकी अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट करने के मोदी के प्रस्ताव का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय, सभी एग्जिट पोलों में मिल रहा है बहुमत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की हिंदू युवती को दरगाह में नमाज पढ़ने की दी अनुमति, हिंदूवादी संगठनों ने किया था विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार आ रहे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए पंडाल बना रहे 200 मजदूरों में 90 मुस्लिम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को झटका देते हुए केजरीवाल सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा खान पर बरेली में एफआईआर दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बरेली में अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा खान पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि निकाय चुनाव के प्रत्याशी के समर्थन में फरीदपुर वोट मांगने पहुंचे मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा था कि अतीक अहमद की हत्या का बदला मुसलमानों को लेना चाहिए। आजम खान के साथ जो जिल्लत हुई उसका ही बदला मुसलमानों को लेना चाहिए और मुसलमानों को अब बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए और उन्हें मुस्लिम प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। भैया आपको बता दें कि उनके इसी बयान को लेकर अब यूपी के बरेली में एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं और शांति को भंग किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने मोदी सरकार को यूएन में फिर से दिया झटका। जैश आतंकी अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट करने के मोदी सरकार के प्रस्ताव का किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूएन में एक बार फिर से चीन ने मोदी सरकार को आतंकियों को लेकर झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यूएन में मोदी सरकार जैश आतंकी अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव का चीन ने विरोध किया और आतंकी अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट करने नहीं दिया, जिससे मोदी सरकार को झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि चीन अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट में डालने के भारत के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। बता दें कि रऊफ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रऊफ अजहर जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का भाई है। बता दें कि वह साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के प्लेन हाईजैक और 2001 में पार्लियामेंट अटैक और 2016 में पठानकोट हमला समेत तमाम आतंकी हमलों और उसकी साजिश रचने में शामिल रहा। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार इसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए यूएन में एक प्रस्ताव लेकर गई थी, लेकिन चीन ने इसका विरोध किया और फिर आतंकी अब्दुल रऊफ ब्लैकलिस्ट नहीं हो पाया। तो ये भारत के लिए बड़ा झटका चीन ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार तय, लगभग सभी एग्जिट पोल में स्पष्ट बहुमत का अनुमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान खत्म होते ही कई मीडिया चैनलों ने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए हैं, जिनमें से अधिकतर में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान दिखाया गया है। इन एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है। इसमें बीजेपी को 62 से 80 सीटें तो कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं जेडीएस को 20 से 25 और अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा EW22J चाणक्य के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की आंधी का अनुमान जताया गया है। इसके मुताबिक कांग्रेस को 120 से सीटें मिलती हैं, वहीं बीजेपी को 92 और जेडीएस को 12 सीटें मिल सकती हैं। तो ये भी बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितनी भी गोदी मीडिया है, वो कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार खुलेआम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा के लिए पंडाल बना रहे हैं
200 मजदूरों में 90 मुसलमान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पटना नौबतपुर में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। पंडाल का निर्माण कर रहे 200 मजदूरों में 80 से 90 मजदूर मुस्लिम हैं। कोलकाता से काम करने आए मोहम्मद आज़ाद ने कहा कि धर्म और कर्म अपनी जगह है, सभी धर्म का सम्मान है। हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों में इस तरह का कार्यक्रम होता है, हम सभी जगह जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाद धीरेन्द्र शास्त्री कथा करने के लिए बिहार आ रहे हैं। बिहार के पटना में जहां बाबा आ रहे हैं तो वहीं तेज प्रताप यादव सहित वहां की सरकार इसका विरोध कर रही है। वहीं आपको बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के विरोध में मंत्री तेज प्रताप यादव जंग छेड़ चुके हैं। यहां तक कि हिंदू मुस्लिम की बात भी की गई। वहीं नौबतपुर के तरेला पार्टी मठ में आयोजित होने वाली 13 मई से लेकर 17 मई तक हनुमान कथा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के हिंदू युवती को दी दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की एक हिंदू युवती को रुड़की की पीरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए हैं कि युवती को सुरक्षा प्रदान की जाए। मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती और हरिद्वार निवासी मुस्लिम युवक फरहान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि दोनों ने पीरान कलियर में नमाज पढ़ने और उन्हें सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि उन्हें पीरान कलियर में इबादत करनी है, लेकिन उन्हें विभिन्न धार्मिक संकटों से खतरा है। कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता ने धर्म नहीं बदला है, फिर वह नमाज क्यों पढ़ना चाहती है। युवती ने कहा कि वह हिंदू धर्म की अनुयायी है। पीरान कलियर दौरे के बाद से ही इससे वो प्रभावित हुई है। बिना किसी डर, आर्थिक लाभ वह या दबाव के पीरान कलियर में इबादत करना वो चाहती है, लेकिन उसे नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। उसने शादी भी नहीं की है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि इसको नमाज पढ़ने दी जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के वकील को फिर से यूपी पुलिस लेगी रिमांड पर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गवर्नरों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद के अधिवक्ता रहे खान सौलत हनीफ को यूपी पुलिस दोबारा से पुलिस कस्टडी में लेने की अर्जी पर लगी हुई है। मंगलवार की देर शाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम की कोर्ट में हत्याकांड की विवेचना कर रहे विवेचक राजेश कुमार मौर्य की अर्जी पर योजन अधिकारी अतुल कुमार त्रिवेदी प्रदीप शर्मा की ओर से प्रस्तुत कानूनी तर्कों व उपलब्ध कराए गए विवेचना में संकलिता साक्ष्यों के संदर्भ में कागजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि खान सौलत जो है अतीक अहमद के वकील थे और इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने भी जो है उमेश पाल की हत्या कराई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से केजरीवाल सरकार के हक में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार में प्रशासन का असली अधिकार चुनी हुई सरकार के पास ही होना चाहिए। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को राहत दी। दरअसल आपको बता दें कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं दी जाएगी तो जवाबदेही की ट्रिपल चेन के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस विवाद में सुनाया कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर किसका नियंत्रण होना चाहिए। सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन में आती है और केंद्र की मोदी सरकार ही दिल्ली पुलिस को चलाती है, लेकिन केजरीवाल सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के समर्थन में फैसला सुनाया और कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन यानी दिल्ली सरकार के नीचे ही दिल्ली पुलिस को आना चाहिए और जो दिल्ली सरकार कहे वो ही दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार के ऊपर। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी पुलिस का फिर दबंग अंदाज। बागपत में लागी मर्यादा, चेयरमैन प्रत्याशी को दी खुलेआम गाली। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बागपत में एसपी ने निकाय चुनाव के दौरान चेयरमैन प्रत्याशी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। चुनावी ड्यूटी के दौरान एसपी मनीष मिश्रा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो गालियां देते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि एसपी साहब ने चेयरमैन प्रत्याशी के साथ एजेंटों को भी धमकी दे डाली। वे यहाँ नहीं रुके, उनके
करने पर चेयरमैन प्रत्याशी को जबरन वहां से हटाया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस की पूर्व की दागदार छवि को सुधारने के लिए योगी सरकार ने बड़ी सख्ती दिखाई। इसके बावजूद यूपी पुलिस को वो पुराना अंदाज कई बार देखने को मिला। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी पुलिस किस तरह से प्रत्याशियों को खुलेआम धमका रही है और योगी सरकार इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बनर्जी ने कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की भी लोकसभा सदस्यता रद्द कराई जाएगी। तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।